हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस सीरीज चल रही है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज के नंबर्स की। एक का नाम है एलटी फूड्स और दूसरा है वेल्सपन लिविंग। अब इन दोनों का जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में थोड़ा सा वीकर साइड पे रहा है कंपेयर टू जो इनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट चलो इनको एनालाइज करके देखते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। नाउ नेचुरल सा क्वेश्चन आता है, व्हाई हैव वी क्लब देम टुगेदर। ये तो दोनों अलग अलग सेगमेंट से, एक एफएमसीजी प्लेयर है, एक टेक्सटाइल प्लेयर है, तो व्हाई हैव वी क्लब देम टुगेदर एंड व्हाई आर वी एनालाइजिंग देम टुगेदर। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इन दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सिमिलर है। बिकॉज इन दोनों के लिए जो मेजरली रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट मार्केट्स में से आता है। तो बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट जो अराउंड एलटी फूड्स के लिए जो बासमती राइस एक्सपोर्ट करके 60 to 65% रेवेन्यू आता है, वो आता है यूरोपियन रीजन, यूएस रीजन मिला के यहाँ से। एंड जो वेल्सपन लिविंग है इसका भी अराउंड 85 to 90% रेवेन्यू आता है डिफरेंट जोग्राफीज, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, तो यहीं से इनको भी रेवेन्यू मिलता है। तो मेरा काम सिर्फ आपको नंबर्स बताना नहीं, राइट। मेरा काम है आपको उसके पीछे की स्टोरी बताना कि नंबर्स ऐसा क्यों आए हैं, व्हाट हैज इम्पैक्टेड। तो अगर आपने एलटी फूड्स के नंबर देखे हैं और मैनेजमेंट ने क्या बोला, अगर आपने वो सुना होता, यू कुड हैव प्रीएम्प्टेड कि मे बी सिमिलर सिचुएशन विल पैन आउट फॉर वेल्सपन लिविंग एज वेल, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन एक्सपोर्ट डोमिनेटेड बिजनेस। तो दैट्स द होल आइडिया, आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है। अगर मे बी इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन आइदर ऑफ देम और मे बी इन्वेस्टेड इन वन ऑफ देम, तो यू हैव टू टेक अ क्यूज एंड रिलेट कि ऐसा सिचुएशन यहाँ पे भी पैन आउट हो सकता है एंड यू कैन गेट इनसाइट आउट ऑफ ऑल दिस। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो अगर हम करंटली देखें जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वहां पे भी सिमिलर सिचुएशन पैन आउट हो रहा है। एक महीना माइक्रो फाइनेंस जहाँ से आरमान ने खराब नंबर्स दिए, मैनेजमेंट पहले से गाइड करा था कि नंबर्स खराब आ सकते हैं। देन उसके बाद जो भी सारे माइक्रो फाइनेंस नंबर्स के नंबर कंपनीज के नंबर्स आए वो सबके नंबर्स खराब ही आए हैं। तो जब आपने अगर क्यों लिया है कि अगर एक कंपनी के नंबर्स खराब आए हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो यू माइट प्री एम्प्टी या अदर कंपनीज को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इन सबके लिए प्रोविजंस बढ़ गया है, कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो गया है, नेट जो एनपीएस है वो बढ़ गए हैं, या कुछ कंपनीज तो प्रॉफिट से लॉस में चली गई है। तो यू हैव टू रियली थिंक एट इंडस्ट्री लेवल, या फिर जो फैक्टर्स किसी एक को इम्पैक्ट करते हैं, मे बी यू आर नॉट इन्वेस्टेड but you can get insight and it might have an impact on the company that you are invested. So that's the whole idea. We have to think in broader perspective because implications and ideas we can get from anywhere. So we have to really be open eyed and you have to look for this kind of insight or the clues we get from what management is saying. So that's the whole idea. अब चलिए शुरू करते हैं एलटी फूड के साथ। तो अभी एलटी फूड करती क्या है, राइस एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस है। तो ये फार्मर से रॉ राइस लेते हैं, मिलिंग प्रोसेस के थ्रू इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन पैकेजिंग करके अपना एलटी फूड का स्टैम्प ठप्पा लगा के इसको मार्केट में बेचते हैं, आइदर डोमेस्टिक मार्केट या फिर एक्सपोर्ट मार्केट। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया, यहाँ पे इनको अराउंड 30% का रेवेन्यू आता है। इनका काफी पॉपुलर ब्रांड है अराउंड जिसका नाम है दावत, और ये अराउंड 30% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। जो केआरबीएल है, इंडिया गेट बासमती बनाता है, वो अराउंड 35% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। बट अभी तक केआरबीएल के नंबर्स तो चलो आए ही नहीं है। तो दावत इनका एक पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। एंड इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट जैसे यूएस हो गया, जहाँ पे अराउंड इनका 40% रेवेन्यू यहीं से आता है। देन यूरोपियन रीजन है जहाँ से अराउंड 15-20% का रेवेन्यू आता है। ऐसे अलग अलग जियोग्राफी से अराउंड 70% रेवेन्यू तो चलो एक्सपोर्ट मार्केट्स में से ही आता है। एंड देर क्वाइट डोमिनेंट इन दिस प्लेयर इन दिस मार्केट्स। लाइक यूएस में इनके दो ब्रांड्स है, जैसे गोल्डन स्टार हो गया या फिर रॉयल हो गया, और यूएस में अराउंड 55% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। यूरोपियन रीजन में भी अराउंड 30% का मार्केट शेयर है। तो जो भी मार्केट्स में, अब ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए, यहाँ से भी थोड़ा रेवेन्यू आता है। सारे मार्केट्स में ये अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो दैट्स पॉजिटिव। इनके जो ब्रांड्स है वो काफी पॉपुलर है एंड काफी ट्रस्टेड प्लेयर है। अराउंड 40 ईयर ओल्ड तो चलो कंपनी है। तो अभी इनके लिए इस क्वार्टर में क्या दिक्कतें आई थी, क्या प्रॉब्लम्स को इनको फेस करना पड़ा था, उसमें जाने से पहले एक बार नंबर देख लेते हैं। तो इनका जो Q2 में रेवेन्यू आया था वो आया था 2134 करोड़, जिसमें 7% की ग्रोथ थी कंपेयर टू Q2 ऑफ लास्ट ईयर। तो हम जब भी एनालिसिस करेंगे हम रिस्पेक्टिव क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो 7% की रेवेन्यू में ग्रोथ, एबिटा 256 करोड़ जो ऑलमोस्ट फ्लैट था, कोई ग्रोथ नहीं थी इसमें। और पैट आया था 151 करोड़ जिसमें 4% की डिक्लाइन हुई थी। अब अगर मार्जिन की बात करें तो 12% का एबिटा मार्जिन था जिसमें 80 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन थी। एंड पैट मार्जिन आए थे अराउंड 7% जिसमें भी अराउंड 80 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन आई थी। तो अब चलिए अभी एनालाइज कर लेके देख लेते हैं। तो जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि व्हाट रियली इम्पैक्टेड, ये इतना मतलब नंबर्स खराब कैसे आए हैं, तो मैनेजमेंट एक्सप्लेन की जो मेजर इसके पीछे का रीजन था वो था फ्रेट कॉस्ट। तो चलो अब ये प्रॉब्लम को ही फ्रेट कॉस्ट को पूरा डाइसेक्ट करके देखते कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो अब जब इनका पूरा फाइनल प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री में रेडी हो जाता है तो ये सी रूट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनके वो चाहिए शिप्स, कंटेनर्स चाहिए। तो इस क्वार्टर में पहला तो प्रॉब्लम था कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेनर या अनअवेलेबिलिटी ऑफ द शिप्स। तो अगर शिप्स और कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है तो बिकॉज ऑफ दैट जो इनका इन्वेंट्री होता है वो बढ़ जाता है। एंड देन जो स्टोरेज कॉस्ट है, बिकॉज यू हैव टू स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाता है, वेयर हाउसिंग वाला कॉस्ट आपके लिए बढ़ जाता है।
सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑब्वियसली, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड को केटर करना है तो टू मीट दैट डिमांड ऑब्वियसली इनकी इन्वेंट्री लेवल्स भी इंक्रीज हुए थे टू मीट दैट डिमांड, एस मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन दिया, बट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। तो क्योंकि इनका वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ गया, दैट वाज वन फैक्टर। नाउ व्हेन द कंटेनर्स और शिप आर अवेलेबल, इनको फ्रेट कॉस्ट भी इनके लिए बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस। जो वॉयज टाइम है, टाइम टू जर्नी था, वो बढ़ गया। नाउ बिकॉज ऑफ दैट द लॉजिस्टिक कॉस्ट इनके लिए बढ़ गया। तो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, इनके लिए अराउंड 4.8% आसपास रहता था। यहाँ पे अब वो Q2 में 6.6% बढ़ गया है। तो ऑलमोस्ट 2% तो इनके यहीं पे चले गए। एंड 2% इन अ बिजनेस लाइक FMCG बिजनेस जो अराउंड 7% का प्रॉफिट बनाता है, इज क्वाइट ह्यूज, राइट। तो इनके लिए इम्पैक्ट यहीं से आया था। एबिटा और पैट में जो इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एडिशनल कॉस्ट दैट दे हैड टू बेयर। तो ये इनके लिए दिक्कतें थी इन टर्म्स ऑफ जो रेड सी वाले क्राइसिस थे। अब इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में इनके लिए कुछ चैलेंजेस थे। तो इफ यू रिकॉल, जब मैंने Q1 का वीडियो बनाया था फॉर LT फूड्स और KRBL, तो मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी जिसका नाम है डाउन ट्रेडिंग। अब डाउन ट्रेडिंग होता क्या है? whenever there is a high inflation scenario, like we are currently in a high inflation scenario, तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर इवन इफ ही वांट्स टू कंज्यूम बासमती राइस, ही प्रेफर्स टू बाय जो बासमती राइस अवेलेबल है एट अ लोअर प्राइस पॉइंट। तो इसे ही बोलते हैं डाउन ट्रेडिंग। तो एक्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंड इन दी LT फूड्स केस दिस टाइम, एंड ये मैनेजमेंट ने एड्रेस किया दिस सिचुएशन को व्हेन आस्क्ड बाय सम एनालिस्ट। तो मैनेजमेंट सेड कि दिस टाइम दो आवर वॉल्यूम ग्रोथ इज इन द रेंज ऑफ 7 to 9% इन दी बासमती राइस कैटेगरी, जो प्राइस रियलाइजेशन है वो सिर्फ 3% या 4% के आसपास है। तो वॉल्यूम ग्रोथ 7 to 9% है, वॉल्यूम ग्रोथ 7 to 9% है, और वैल्यू ग्रोथ अगर सिर्फ जो प्राइस है अराउंड 3 to 4% है, तो जो बीच में का 3-4% है वो तो इनको प्राइस इन टर्म्स ऑफ कम मिला है। अब ये क्यों हुआ? तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो शिफ्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ इन दी डायरेक्शन, और इन दी जो वेट है वो बढ़ गया ऑफ दी लोअर प्राइस पॉइंट वाली जो इनका बासमती राइस सेगमेंट है। तो एग्जैक्टली वही हुआ है, जो इनका बासमती राइस सेगमेंट है मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबल है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ इनको आया है वो मेजरली आया है लोअर प्राइस पॉइंट वाले बासमती से। तो वॉल्यूम बढ़ा है, बट क्योंकि वो लोअर प्राइस पॉइंट पे बिकता है तो रियलाइजेशन जो है वो कम हुए हैं। दैट्स वाई जो प्राइस के टर्म में इनको ग्रोथ मिला है वो कम है। तो जो 30% इंडिया मार्केट शेयर रेवेन्यू इनको जो 30% इंडिया से आता है, वहां पे ये वाला इंपैक्ट था डाउन ट्रेडिंग की वजह से। एंड जो एक्सपोर्ट मार्केट से, वहां पे तो चलो ये रेड सी और सब जो क्राइसिस थे, फ्रेट कॉस्ट, वहां पे वो उसकी वजह से इंपैक्ट आया था। तो दोनों साइड पे इनको थोड़ा सा हिट लेना पड़ा है। दैट्स वाई द नंबर्स केम पुअरर। But then they also said कि by the end of Q2 they started to see some green shoots because of the festival demand जो है इंडिया हो या फिर एक्सपोर्ट मार्केट्स हो। क्रिसमस इज कमिंग नाउ, वी आल्सो हैड दिवाली, तो ग्रीन शूट्स वर विजिबल। एंड सितंबर में इनको जो रियलाइजेशन से वो थोड़े बेटर हुए थे, जो मिक्स है वो फेवरेबल शिफ्ट हो रहा था। बट देन मेजरली जो जुलाई अगस्त है वो तो चलो हैम्पर हो ही गया था बिकॉज ऑफ दी अगेन मानसून था, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस डाउन ट्रेडिंग एस्पेक्ट। तो लास्ट में देयर वर ग्रीन शूट्स अवेलेबल। तो हमें Q3 में एक्चुअली देखना पड़ेगा कि ये सच में इनको थोड़ा सा रिवाइवल दिख रहा है अपने नंबर्स में या फिर नहीं। तो ये सब दिक्कतें थी। अब अगर हम थोड़ा मार्केट वाइज बात करें तो इनका यूएस मार्केट काफी अच्छा कर रहा है। मतलब इनका जो मार्केट शेयर है यूएस में वो अभी 55% पे पहुंच गया है। जो अगर इनके सेगमेंट वाइज बात करें तो हमने बासमती की तो बात कर ली, बासमती स्पेशली राइस सेगमेंट, यहाँ पे तो अराउंड 3 to 4% की ग्रोथ थी। बट जो दूसरा सेगमेंट है जो 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनिक फूड वाला, यहाँ पे इनको काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अराउंड 42% की इनको वॉल्यूम ग्रोथ इनको दिखी थी इन दी ऑर्गेनिक सेगमेंट। और रेडी टू कुक और रेडी टू ईट में यहाँ पे -15 दिख रहा है बिकॉज ऑफ इन्होंने जो एक अपना फोर्टिफाइड राइस का एक ब्रांड है दावत सेहत करके, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग एनी ग्रोथ देयर। तो इन्होंने आई थिंक 7 to 8 ईयर्स अगो इसको लॉन्च किया था, बट देन दे हैव डिसकंटिन्यू। तो इसके अराउंड 28 करोड़ का कुछ रेवेन्यू था इन दी Q2 ऑफ लास्ट ईयर, जो इस साल ऑब्वियसली नहीं आया है, तो बिकॉज ऑफ विच ये -15 दिख रहा है। बट देन दिस सेगमेंट इज गुड, गोइंग गुड फॉर देम, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इन द यूएस जो ये रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाला सेगमेंट इज ग्रू एट 33% एट द रेट ऑफ 33%। एंड इट इज इनका जो फैसिलिटी है जो ये रेडी टू कुक और रेडी टू ईट बना के वहाँ पे रिटेल चेन्स में बेचता है, इट इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी। तो मैनेजमेंट इज गाइडिंग टू एक्सपांड द कैपेसिटी। ये जो यूएस में नई फैसिलिटी एक्सपांड कर रहे हैं और उसके लिए इन्होंने केपेक्स भी प्लान किया हुआ है, जो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में रेडी हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये हो गई यहाँ की बात। अब यूरोप रीजन में अगर बात करें तो इनकी यूके वाली जो फैसिलिटी है जो जुलाई ऑफ दिस ईयर रेडी हो गई थी, और यहाँ से इनका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया था। तो थ्रू डिफरेंट रिटेल चेन्स इन्होंने दावत ब्रांड की राइस को बेचना स्टार्ट किया था। तो इस क्वार्टर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का वो अराउंड 80 करोड़ का आया है इन दिस एंटायर रेवेन्यू पाए। एंड देन इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अराउंड 250 करोड़ तक 230 करोड़ तक पहुंच जाएगा
बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल इसका मैनेजमेंट का कहना है। तो इनका मतलब हो जाएगा €25 मिलियन। इनका जो गाइडेंस है 4 ईयर्स में इसको रैंप अप करके €100 मिलियन तक लेके जाने का इसका टारगेट है फ्रॉम द यूके फैसिलिटी। तो दैट इज गोइंग गुड फॉर देम। जैसे मैंने चलो आपको वो तो बता ही दिया कि जो रेडी टू कुक और रेडी टू ईट के लिए यूएस में ये एक्सपांशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका मिडल ईस्ट में अब आते हैं, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैन आउट हो रहा है ना। इफ यू रिकॉल मैंने Q1 की वीडियो में इसका जिक्र किया था कि मिडल ईस्ट रीजन फॉर LT फूड्स वाज नॉट बिग, आई मीन अराउंड 8 to 10% का ही कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता था, बट देन नाउ दैट हैज स्टार्टेड टू पिक अप। अभी इनके जो कॉम्पिटिटर है KRBL दैट इज फेसिंग अ बिट ऑफ चैलेंजेस। इनका डिस्ट्रीब्यूटर जो पार्टनर था वो उनका पार्टनरशिप खत्म हो गया। नाउ LT फूड रियली बैंक्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर एस्टेब्लिश कर लिया है एंड देन दे आर नाउ स्टार्टेड टू सी द विजिबिलिटी इन द नंबर, जो इनको ग्रोथ मिल रहा है। तो इनका जो मार्केट शेयर है इन द मिडल ईस्ट रीजन 6% से अभी 10% पे पहुंच गया है नाउ, विच इज रियली पॉजिटिव बिकॉज जो जियोग्राफी सेगमेंट जहां से आपको कंट्रीब्यूशन आता ही नहीं था, बहुत कम था, नाउ दैट कैन ऑल्सो प्ले रियली वेल, तो विच इज पॉजिटिव। तो एक्सपोर्ट में ये आगे चल के और बेटर कर सकते हैं। अब अगर नंबर्स के बारे में बात करें जो इनका गाइडेंस है, तो रेवेन्यू टर्म्स में अगर बात करें तो वॉल्यूम का इनका गाइडेंस है अराउंड 10 to 12% का, और देन अगेन ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्राइस हाइक वगैरह लेते हैं तो एडिंग ऑल दैट इनका 15-17% का रेवेन्यू ग्रोथ आ जाता है। तो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। एबिटा मार्जिन्स के लिए इनका गाइडेंस है अराउंड 12 to 12.5, 12 पे तो चलो अभी करंटली भी इनका मार्जिन्स है, तो ये आगे चल के इंप्रूव ही होंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट विच इज गोइंग रियली वेल फॉर देम, ये इंडिया में इकोलाइट ब्रांड के अंडर ऑर्गेनिक जो इनकी पल्सेस है या फिर ऑयल सीड्स है या फिर जो अलग अलग पल्सेस वगैरह जो सब लॉन्च करने वाले हैं, दैट हैज नॉट येट कंप्लीटेड, तो इनके वो लॉन्च होने वाला है। तो दे विल नॉट जस्ट रिमेन अ राइस प्लेयर बट देन अदर जो कमोडिटीज है इसमें भी एंटर करके इंडिया में एंड स्पेसिफिकली इन द ऑर्गेनिक कैटेगरी दे आर गोइंग टू डू दैट लॉन्च। तो वील हैव टू लुक आउट फॉर दैट एंड ऑब्वियसली वी हैव मेंशन्ड अबाउट द सेलिक पार्टनरशिप, जहां से कुछ गुड न्यूज आ सकता है इन टर्म्स ऑफ मोर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कुछ जो इनको रेवेन्यू ग्रोथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो वी हैव टू लुक आउट फॉर दैट। तो यही तक रखते हैं। इनके नंबर्स थोड़े से खराब आए थे इन कंपेयर टू जैसा इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, बट देन मे बी वी कैन गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो वन ऑफ कुछ बिकॉज ऑफ दी रेड सी वाले क्राइसिस दे हैव टू गो थ्रू सम सिचुएशंस, बट देन मैनेजमेंट सेड कि Q3 में थोड़ा ये प्रॉब्लम अभी भी रहेगा एंड बाय Q4 मार्च दे विल सी दिस प्रॉब्लम्स कंप्लीटली रिसीडिंग। So we'll have to see if really that happens in that direction, but then that's how the performance was for them. अब चलो बात करते हैं वेल्सपन लिविंग की। अब वेल्सपन लिविंग क्या करता है, ये एक होम टेक्सटाइल सॉल्यूशन प्लेयर है, मतलब घर में लगने वाली टेक्सटाइल की सारी चीजें बनाता है, मतलब बेडशीट्स हो गया, बेड लिनन्स हो गया, कर्टन्स हो गया, देन टॉवेल्स हो गया, रग्स रोब्स हो गया, देन PVC फ्लोरिंग हो गया, ये सब ये चीजें बनाते हैं। एंड इनका जो एंड टू एंड इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज है, मतलब रॉ मटेरियल जो है कॉटन से लेके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक पूरा जो प्रोसेस होता है ये अपनी फैसिलिटीज में ही करते हैं। इनके गुजरात के अंजार में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, देन तेलंगाना में एक फैसिलिटी है, और तो यहीं से ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट की डिमांड को केटर करते हैं। और यूएस में इनका मेजर डोमिनेशन है, मतलब अराउंड 65% रेवेन्यू यहीं से आता है एंड देन दे आर क्वाइट बिग इन टर्म्स इन कपल ऑफ कैटेगरीज, जैसे बेडशीट हो गया, टॉवेल्स में अराउंड 15-20% का मार्केट शेयर भी होल्ड करते हैं। तो इनके खुद के ब्रांड्स हैं एंड देन इसके अलावा इनके पास कुछ लाइसेंस ब्रांड्स हैं, जैसे डिज्नी हो गया, कोको, देन मार्वल का इनके पास लाइसेंस है, देन स्कॉट एंड लिविंग है, मार्था है, तो डिफरेंट जो मल्टी नेशनल ब्रांड्स है, नोन ब्रांड्स है, इसके लाइसेंस है इनके पास। तो इनके लाइसेंस के अंदर ही इनके प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, मर्चेंडाइज को, एंड देन उसको डिफरेंट जियोग्राफीज में डिस्ट्रीब्यूट करके सेल कर सकते हैं तो डिफरेंट रिटेल चेन। तो इनके पास कंप्लीट राइट्स है इसके लिए। तो इनका जो ट्रेडिशनल खुद के ब्रांड बेच के रेवेन्यू आता है अराउंड 67% का रेवेन्यू यहीं से आता है। एंड ये जो पूरा इमर्जिंग बिजनेस है जिसमें आता है जो लाइसेंस ब्रांड्स है या फिर एडवांस टेक्सटाइल्स है या फिर जो ये PVC फ्लोरिंग वाला बिजनेस है, दैट इज नाउ इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दिस क्वार्टर हैज गॉन अप टू 33%, तो विच इज पॉजिटिव बिकॉज दिस ऑल आर गिव देम बेटर रियलाइजेशन, मार्जिन थोड़े बेटर है। तो इसमें 22% की इस पूरे जो इमर्जिंग बिजनेस है इसमें 22% की ग्रोथ थी। एडवांस टेक्सटाइल ग्रू बाय अराउंड 19%, जो लाइसेंस ब्रांड्स है वो अराउंड इसमें 40-45% की ग्रोथ थी। फ्लोरिंग वाला बिजनेस गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस व्हिच वाज फ्लैटर, व्हिच वाज बिट ऑफ फ्लैटिश फॉर देम इन दिस क्वार्टर, बट देन अदर टू डील रियली वेल। और इनका जो टारगेट है ये इमर्जिंग बिजनेस को इनको लेके जाना है टुवर्ड्स 45-50% बाय FY27, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो नाउ दीस सेगमेंट्स आर गोइंग गुड फॉर देम, बट वी हैव टू सी आगे चल के कैसा करते हैं। अब इनका कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस हुए थे इस क्वार्टर में विच वाज अ बिट सरप्राइजिंग, थोड़ा सा वियर्ड भी था, बिकॉज फर्स्ट दे डिड दी बायबैक किया अराउंड 278 करोड़ का कुछ बायबैक किया।
देन इन्होंने इन द सेम मंथ जहाँ पे बायबैक किया उसी मंथ के एंड में इन्होंने आई थिंक प्रमोटर ग्रुप में से किसी और प्रमोटर ने में भी कुछ स्टेक ऑफलोड किया, तो 6% का स्टेक इन्होंने सेल किया। तो आई मीन आई फेल रियली वियर्ड, आई मीन ये क्यों किया, इट्स नॉट मेजर सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज मैंने जो इनके प्रोमोटर्स दे स्टिल होल्ड वेरी गुड चंक इन द कंपनी, बट देन दिस वाज काइंड ऑफ वियर्ड एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन दैट दे डिड। एंड किसी ने आई थिंक ये सवाल भी रेज किया था आफ्टर माय Q1 वीडियो, तो आई थॉट चलो इसको एड्रेस करते हैं, बट इट वाजंट मटेरियल, सो तो चले आगे बढ़ते। बट इसकी वजह से हुआ क्या, इनका जो डेट लेवल है बढ़ा। तो व्हेन आई वेंट टू देयर कॉन कॉल आई रियलाइज कि इनके दो फैक्टर्स थे। तो इनका जो फाइनेंस कॉस्ट है, इफ यू लुक एट, वो अराउंड अभी 1832 करोड़ के आसपास कुछ पहुंचा है, विच वाज अराउंड 1500 करोड़। तो इनका जो टारगेट है टू बिकम अ डेट फ्री बाय FY27 था। अब क्योंकि इन्होंने कुछ बीच में बायबैक किया है, एंड टू डू दैट बायबैक दे डिड रेज द डेट, तो डेट रेज करके इन्होंने ये बायबैक किया है। तो इनका डेट लेवल अराउंड 270 करोड़ से आसपास से कुछ बड़ा है। इन्होंने जो बैंकिंग फैसिलिटी को यूज करके इसको एग्जीक्यूट किया है। देन इसके अलावा जो रेड सी क्राइसिस है, बिकॉज ऑफ विच जो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया, वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ गया, एंड ऑब्वियसली द फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी वर्किंग कैपिटल इनका बढ़ गया, एंड दैट ऑल हैड इम्पैक्ट कि इनका फाइनेंस कॉस्ट जो ओवरऑल बढ़ गया है। तो इनकी वजह से, इसकी वजह से, पूरे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, इनका जो डेट फ्री होने का टारगेट था वो FY27 से अभी FY28 में पुश हो गया। तो व्हेन आस्क्ड अबाउट डेट रिडक्शन प्लान, तो मैनेजमेंट सेड वी आर टारगेटिंग नाउ टू बी डेट फ्री बाय 2028, तो विच इज स्लाइटली नेगेटिव, बट देन वी हैव टू लुक एट द ट्रेंड कि ये आगे चल के रिड्यूस होता है कि नहीं, बिकॉज इनकी फाइनेंशियल्स पे डेट का हमेशा से एक बर्डन रहा है। इन्होंने अच्छे से इसको कम किया है ओवर द लास्ट 4 ईयर्स। जो इनका डेट है 50% से कम हो गया है, बट वी हैव टू लुक एट द डायरेक्शन एज वेल कि आगे चल के कहाँ जाता है। तो यही तक है। अभी इन्होंने कुछ इनको काफी मेजर क्लाइंट्स के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है। इन्होंने एग्जैक्टली नाम नहीं बताया, बट यूएस हो गया या फिर यूरोपियन रीजन हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हो गया, इनको सब जगह पे कुछ नए पार्टनरशिप्स मिले हैं। रिटेल चेन्स में इनको नया अपॉर्चुनिटीज मिला है टू ग्रो। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फेस्टिवल डिमांड वाला पीरियड है, इसको ये कैसे रियली इसका यूज करते हैं, इसके नंबर्स में ये रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। तो कंपनी ने काफी क्लियरली बोला कि जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी है या फिर बांग्लादेश 1+ स्ट्रैटेजी है, इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ दैट। एंड ऑब्वियसली जो यूएस में अभी रेट कट्स हुए हैं, दैट इज गोइंग टू एड द ग्रोथ रिवाइवल। इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो गया तो मैनेजमेंट इज होपफुल। अगर इनकी गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा जो FY27 का टारगेट है टू रीच अराउंड 15,000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू, विच ट्रांसलेट्स इट टू अराउंड 16% रेवेन्यू कैगर। बट इस साल के लिए इनका जो गाइडेंस है FY25 के लिए वो है 12% का रेवेन्यू ग्रोथ, एंड इनके मार्जिन है अराउंड 15-15.5 के आसपास रहेंगे। तो देयर आई मीन Q2 में थोड़े लोअर साइड पे थे ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ जो गाइडेंस से नंबर खराब थे, बट देन वी हैव टू लुक एट Q3 Q4 में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, इफ दे आर रियली एबल टू मेक यूज ऑफ दिस फेस्टिवल पीरियड टू डिवाइड द नंबर्स। तो चलो यही तक रखते हैं। दोनों के नंबर्स वर बिट ऑन वीकर साइड, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रीजंस आई मेंशन्ड, बट वी हैव टू ट्रैक आगे चल के ये कैसे पैन आउट होते हैं। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस देम इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।